क्या दिया था बेटा काम? मार्क निकाला जाए सीट। अच्छा हाँ, डिस्कस भी करना हम लोगों को ना आज। स्ट्रिंग वेव निकालो निकालो, पहले सीट कर ले, ऑप्टिक्स में कर ले पहले। ठीक है चलो पहले ऑप्टिक्स करते हैं डिस्कस। निकालो बेटा। ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दिया था तुम्हें 5 6 7 8 है ना। 5 हो गया, ये बोले अनम्यूट करो, कर तो दिया अनम्यूट। 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। देखो बेटा, पहले पंखा बंद कर दो यार, ठंड लग रही है मुझे, तबीयत खराब हो जाएगी फोकर में। तो स्वेटर भी पहनना है, जैकेट भी पहनना है, पंखा भी चलाना है। हो गया ना बंद? निकालो बेटा। देखो 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा। कहता है इन द फिगर्स ऑन ए थिन इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर M1 आर इज हाँ भाई। आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है तो घर बैठा हूँ। यस और नो तो बोल दो। चलो आ जाओ फिर। होमवर्क में क्या क्या था? डीपीपी वगैरह, डीपीपी भी थी ना? डीपीपी थी, A3 होगी। चलो डीपीपी नंबर A3 में आता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
4 ठीक में बोलो। फिर हाँ, पूरा फैक्टराइजेशन करके सब कैंसिल में हो जाएंगे। हाँ, x माइनस 2/x बचेगा। अगर हम 3 की बात करें तो फैक्टराइजेशन होकर सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा x-2/x। लेकिन एक बाउंडेशन लगेगी कि x क्या क्या नहीं होना चाहिए, -2, 1, 0 और 1। डिनोमिनेटर में फैक्टर होंगे ना ये सारे। x² -1 कैंसिल किया तुमने तो x प्लस -1 नहीं हटेगा। x+2 फैक्टर कैंसिल किया तो x, तो जो फैक्टर कैंसिल होंगे तो ये चारों वैल्यू इसमें डाल दो, वो वैल्यू y की नहीं आनी चाहिए, बस वो आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाओ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। चलो 10 पे आते हैं, क्या है 10 में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले ए के पास से कुछ जो भी है बोल वगैरह, ठीक है, ये चार पहली बार पास होता है, दूसरी बार पास होता है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार वापस किसके पास पहुंच जानी चाहिए, ए के पास। ये कह रहा है ए फेंकना शुरू कर रहा है और पांचवी बार में वापस ए के पास पहुंचनी चाहिए, तो बीच में 4 बार ये बॉल किसी के पास जाएगी। अच्छा, अब अगर यहाँ ए के पास है, इसका मतलब सेकंड बार ए के पास नहीं, क्योंकि अगर यहाँ ए के पास होगी तो कैसे पॉसिबल है। दूसरा, यहाँ भी ए के पास नहीं हो सकती बॉल, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि लास्ट में ए चाहिए, फर्स्ट में ए चाहिए। तो अब कितने केस बचे, 2। अब यहाँ 2 पे कितने केस हो सकते हैं, 2 पे क्या केस हो सकते हैं, या तो दोनों बार ए को मिल जाए, या एक बार ए को मिले एक बार ए को ना मिले, या तो यहाँ ए को ना मिले यहाँ ए को मिले, या फिर दोनों बार ए को ना मिले। अब ये केस तो बनेगा ही नहीं देखो, क्योंकि 2 बार कंसेक्यूटिव ए के पास कैसे बोल आ सकती है, भाई यहाँ भी ए के पास हो तो यहाँ थोड़ी ना ए के पास आ जाएगी। तो अब कितने केस बचे, 3, बस निकाल लेते हैं। अब चलो मान लो इस केस पे आ जाए, किस पे आए, पहले इस पे आ जाए। तो अब पहली बार किसके पास नहीं थी, टोटल कितने जने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ ए ने दी, तो यहाँ पे ए के पास कितने ऑप्शन है, 3, या तो बी को दे या सी को दे या डी को दे। अब यहाँ ए को देना है तो एक ही ऑप्शन है, ए को दे दे। अब जब यहाँ बांटी जाएगी गेंद तो ये ए देगा, तो ए के पास तो जाएगी नहीं, तो फिर कितने ऑप्शन बचे, 3, बीसीडी, बीसीडी को चली गई। अब बीसीडी में से किसी एक के पास है ये गेंद, बीसीडी में से किसी एक के पास है, ए को देनी नहीं है, तो बचे कितने, 2। इसके केस कितने हो गए, तो कितने हो गए, 18। सिमिलरली इस केस में भी कितने आएंगे, 18, और इस केस में शायद 24 आ जाता है। 24 कैसे आएगा, पहले केस में ए के पास नहीं देना तो कितने हैं, 3, अब फिर ए के नहीं है तो कितने, 2, 2 और 2 आ जाता है, बस ये अपने पास आ जाता है। केस बनाने हैं बस, ठीक है, चलो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बोलो, ए, नहीं पहले तो बात ये होगी, केस बनाने पड़ेंगे ना, मोड लगा हुआ है, चलो मोड तो उधर कांस्टेंट डायरेक्ट हट जाएगा, +-4 हो जाएगा, फिर केस थोड़ी ना बना लेंगे, इसमें इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके अंदर आ रहा है, केस नहीं बनाएंगे, केस क्यों बना रहे हो, नहीं एक्स को i+f लिखो और f को इन टर्म्स ऑफ i लाओ, 2 सवाल है छोटे छोटे से, केस तो बनाएंगे नहीं ना। चलो अब इसके बाद बताओ, ये तो हो गया डिस्कशन, ऑनलाइन वालों को जो डिस्कस हो चुके हैं उसके अलावा क्या पूछना है, ऑनलाइन वालों को इसके अलावा कुछ पूछना हो तो जल्दी से बोलो, नहीं तो नो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे, शीट भी है अभी अपने पास। इसके अलावा कुछ नहीं है ऑनलाइन वालों का, तू ही पूछ ले सारे डाउट।
फिफ्थ में क्या है, ये वो है ना डी अरेंजमेंट का, तो एटलीस्ट टू लेटर गोज टू रॉन्ग एनवेलोप, तो टोटल माइनस ऑल गोज टू करेक्ट, फैक्टोरियल 4 - 1, ये ए ऑप्शन में आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 - 1 टोटल माइनस ऑल गोज टू करेक्ट, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। 23 ऐसा गया। बी तो फिर वही चीज है। सी में क्या, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम गोज टू रॉन्ग एनवेलोप, तो 4 में से 2 को करेक्ट में भेज दो, 4C2, और 2 का डी अरेंजमेंट 1, आंसर आ गया। बस तो ये ऐसा करना है, ठीक है। चलो बाकी हो गए, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शीट में आते हैं। शीट में अपने पास था एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आ जाओ। D1 हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये तो वो लिखा है x² + y² = 36। तो अब जैसे x, अगर y 0 से 6 है, तो फिर देख लो कि y अगर 0 से 6 तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला आधा सर्किल बनेगा, तो आधा सर्किल बनेगा तो वो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा सर्किल बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा, बस वो देखना है। तो जैसे y दे दिया ना 0 से 6, तो ऊपर वाला आधा सर्किल बनाना है, ये इसका मतलब है ना, ये इसका मतलब है। तो ये सब जगह सर्किल ही लिखा हुआ है, x² + y² = 36, ये वाला। लेकिन x और y बाउंडेड है, उसके हिसाब से सर्किल का पार्ट या पूरा सर्किल बनेगा, तो फिर वो फंक्शन देखना है, ये है इसका मतलब। जैसे अपन ने पैराबोला बनाया था, एक में पूरा और एक में आधा, वैसा है सब। इसके बाद आ जाओ D2। फोर्थ में वही तो कह रहा हूँ, फिर अब तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं ही कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है x² + y² = 36, तो उसमें तो बाउंडेशन है फर्स्ट वाले में, तो सिर्फ आधा सर्किल बनेगा ऊपर का, तो फंक्शन होगा। और फोर्थ वाले में पूरा सर्किल बनेगा, तो फंक्शन थोड़ी ना होगा। पूरे सर्किल में तो 2 जगह कट करेगी ना वर्टिकल लाइन। आई बात समझ में नहीं आई? ये इतना तो समझ में आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट वाले में तो ये इतना सर्किल बनेगा, और जो फोर्थ वाला है उसमें ये पूरा सर्किल बनेगा। तो अब ये थोड़ी ना फंक्शन होगा, वर्टिकल लाइन 2 जगह कट करेगी ना, इसमें तो एक ही जगह कट करेगी। जैसे पैराबोला नहीं बनाया था मैंने आधा और पूरा, ये कह रहा हूँ। चलो इसके बाद D2 हो गया। इसके बाद आ जाओ D3 हो गया। अच्छा, जो घर बैठे हैं उनको D2 D3 में कुछ पूछना हो? ये आदित्य D2 लिख रहा है, अरे भाई D2 में ये भी तो लिख कौन सा वाला, उसमें तो 5 है। ध्रुव लिख रहा है D3 का फिफ्थ, D3 का फिफ्थ। वो 10 का ग्राफ नहीं बना होगा इससे, अभी D3 का फिफ्थ लिख रहा है। ये एक्चुअली नए से ज्यादा तो पुराना रूल आ रहा है, इनको क्या करें ये भी। D3 का जो फिफ्थ है, D3 का फिफ्थ ये है, इसमें ये लग जाएगी ना 10x - 10² x> 0, तो 10x - 1 < 0, तो 10x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1। और टिक्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हमेशा किससे देखते हैं, ग्राफ। बस 10 का ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 या 0 से पाई, जो भी तुम देखना चाहो, पाई इंटरवल में देखते हैं। तो ये y = 0, ये y = 1, तो कहां से कहां तक आ जाएगा x, 0 से π/4। जनरलाइज के लिए कितना ऐड कर देंगे, n π। टेन और कोट में जनरलाइज के लिए कितना ऐड करते हैं, n π।
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हमेशा किससे देखेंगे? ग्राफ से। अब ये नियम याद रखना है और ग्राफ बनाना है, तरीका वही रहेगा, लाइनें बनाएंगे कहां से कहां तक का ग्राफ में आ रहा है। सर ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सॉल्यूशन सर में कितना भी होमवर्क। क्या लिख रहा है? कोई बड़ी सी समस्या लिख रहा है बच्चा। ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सॉल्यूशन सर, 2 क्वेश्चन मार्क, में कितना भी हार्ड वर्क के लिए रेडी हूँ। अरे तो हार्ड वर्क तो करना ही नहीं है, सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ कहना जरूरी है, आसान। इतना कितना हार्ड वर्क करना है भाई? भाई आपको ग्राफ सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड आने चाहिए, उसके अलावा आपको एक भी ग्राफ बनाना नहीं आए, सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ग्राफ बनाने आने चाहिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब e की पावर x sin x, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो, e की पावर x का स्टैंडर्ड ग्राफ, ln x का स्टैंडर्ड ग्राफ। बस ये स्टैंडर्ड ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल में मैंने स्टैंडर्ड बताया है, उसमें ज्यादा वाले के लिए मैंने मना कर ही दिया, वो बनाना ही नहीं है। मैंने बोला क्या वो आने चाहिए? मैंने तो बोला ही नहीं वो आने चाहिए, है ना। तो सिर्फ स्टैंडर्ड आने चाहिए आपको। बहुत ज्यादा ग्राफिकल ट्रांसमिशन में सिर्फ आपको ट्रांसमिशन याद रखने हैं कि भाई मोड एक्स के लिए क्या करते हैं, मोड माइनस एक्स के लिए क्या करते हैं, और पूरे मोड के लिए क्या करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता ग्राफ में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी साल का जेई का पेपर उठा के देख लो, कौन सा उसमें कोई ग्राफ के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए? कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आए, है ना। तो वो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आए हैं। और सिर्फ कौन से ग्राफ आने चाहिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, e की पावर x ln x आता है बस। और क्या था 11th में? यही तो स्टैंडर्ड पढ़ा अपन ने, e की पावर x ln x और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक मोड का ट्रांसमिशन पढ़ा। उसमें भी आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, बस आप बेसिक ट्रांसमिशन याद रखें, सफिशिएंट होता है। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और कोई नहीं पूछा हुआ ग्राफ, इससे ज्यादा की कभी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो हमें तो देखो क्या होता है कि ऐसे दिखाना पड़ता है कि भाई देखो ये देखो वो देखो। अब जैसे ये तो आसान है 10x, है ना। तो इस तरह के ग्राफ आने चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में माना जाता है। भाई अब 10x का ग्राफ तो आना ही चाहिए, y बराबर k वाली लाइन आनी चाहिए। अपन ये ऐसे ही ग्राफ बनाए, बस cos x ग्रेटर देन हाफ, sin x 1 से 1, तो बस इस तरह के, और कोई इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अगर ये स्टैंडर्ड आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब बहुत आता है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए। ये स्टैंडर्ड ग्राफ सफिशिएंट होता है। आप देख लो, कभी भी ऐसा नहीं आया है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ पेपर में आया हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड ग्राफ आप याद रखें, वो गलत ना बने। अगर वो गलत बन रहे हैं तो फिर दिक्कत है। अब जैसे मोड एक्स में हम ग्राफ बनाते हैं, तो मोड एक्स में बस दो, भाई एक्स में +−1 करते हैं या वाई में +−1 करते हैं, उसका अंतर तो हमें पता होना चाहिए ना। वो जो मैंने उसका अंतर हमें पता होना चाहिए ना भाई। जैसे ये दो अलग अलग चीजें हैं, अब ये छोटे मोटे अंतर तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये वही अंतर है, एक्स में कुछ किया गया है और एफ एक्स में कुछ किया गया है। तो बस ये छोटे वाली शिफ्टिंग, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ग्राफ की कभी भी। अब रही बात हमारी, तो हम तो दुनिया भर का पढ़ाएंगे, उसका तो मैटर अलग है ना। तो उसके लिए कोई वो नहीं होता है, वो तो अलग मैटर। बाकी आने इतनी ही चाहिए, वो बेसिक याद रह जाते हैं। वो तो क्या होता है कि हम दुनिया भर के करने के चक्कर में वो जो बेसिक होते हैं ना, उनको याद नहीं रखते, इसलिए दिक्कत है। अदरवाइज सिर्फ स्टैंडर्ड ग्राफ भी आप याद रखें तो वो सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। चलो हो गए D2 D3 सबके, आगे बढ़े फिर। चलो तो D2 D3 के बाद अब अपन उस पर आ जाते हैं। क्लास नोट्स में मैंने तुम्हें सवाल दिए थे, है ना। चलो तो पहले मैंने एक तो क्वाड्रेटिक वाले सवाल दिए थे तुम्हें। 6 7 8 हो गया, 6 7 6 चाहिए। तो क्वाड्रेटिक वाले जो 3 सवाल थे, उसमें पहले का आंसर आ रहा है y बिलोंग्स टू 23/8 से इनफाइनाइट।
सेकंड का आंसर आ रहा है y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और थर्ड का आंसर आ रहा है बेटा 1/3 से 3, है ना। और 3 मैंने तुम्हें टिक्नोमेट्री वाले दिए थे, उसमें पहले का आंसर आ रहा है 2/7 से। मैंने क्या दिया था, 4/2/4 + 3 cos x ही दिया था ना। 4 अपॉन, अच्छा तो फिर तो आंसर कुछ और आएगा। मैंने क्या लिख दिया था, 4/3 + 2 cos x। चलो ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं लिखता हूँ क्या ना। और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है आपका 0 से 2, और जो तीसरा वाला आ रहा है उसका आंसर आ रहा है 1 से 11। ये अपने पास आंसर आ रहे हैं। अब पहले तो बताओ क्वाड्रेटिक वाले तीनों हो गए या इसमें किसी को दिक्कत हो गए? दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि 11th निकल के हमें क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकल रही और 12th में निकल जाए और हमसे क्वाड्रेटिक की रेंज ना निकले। तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं हो तो पूछ लेना, बता दूंगा क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दोबारा, थर्ड वाला बता दूं। ठीक है, तो मैंने कहा तीनों के लिए एक ही सेगमेंट है, चाहे आपको फर्स्ट करना है, चाहे सेकंड करना है, चाहे थर्ड करना है। आपका काम है सबको एक तरफ लाना है, सबको एक तरफ लाना है ना। तो सबको एक तरफ लाऊंगा तो कितना होगा, x² y + 2xy + 4y इक्वल्स टू x² - 2x + 4। तो x² y - 1 + x 2xy + 1 + 4y - 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, x रियल है, तो d क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो कितना हो जाएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये कितना हो जाएगा, इस दोनों का स्क्वायर है तो y + 1 + y - 1। सही लिखा। अच्छा 4 एक 4 हो रहे हैं, b² - 4ac, तो एक 4 कटेगा। तो ये हो जाएगा y + 1 + 2y - 2 और y + 1 - 2y + 2 ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो ये हो गया 3y - 1 और ये कितना हो गया, y - 3 माइनस आगे ले लो, ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो ये हो गया 3y - 1 और y - 3 लेस देन इक्वल है 0। तो y कहां से कहां तक आ जाएगा, 1/3 से 3। ये नंबर लाइन पे बना के देखना पड़ेगा अपने को, 1/3 से 3। दूसरा एक चीज ये ध्यान रखते हैं कि जब ये x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो जैसे जीरो किस पे होगा, y = 1 पे। तो y = 1 हम रख के देख लेते हैं, अगर ट्रू स्टेटमेंट बनता है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो y = 1 पे हम देख रहे हैं, तो y = 1 पे कहीं ना कहीं ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x = 0, y = 1 पे, तो वो ट्रू स्टेटमेंट है। आप देखें कि x = 0, y बराबर कितना आ रहा है, 1। वो लेना है और वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो सिखाया हुआ ऐसे x² के कोफिशिएंट को चेक करते हैं 0 रख के, वो वाली चीज। तो तीनों केस में चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, हमारे पास एक फिक्स तरीका है, सबको एक तरफ लाएं, क्वाड्रेटिक बनाएं और d ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दें। चलो रेंज वाले पे आ जाते हैं। इसमें आया आंसर तीनों के। इसका तो ऐसे निकाल लो ना, इसका कैसे निकालते हैं, cos x कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहां से कहां जाएगा, -2 से 2, उसमें 3 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 1 से 5, रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये 1 से 5 और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 4/5 से लेके 4। ये रेंज आ जाएगी फर्स्ट वाली, 4/5 से लेके 4। √x² हमेशा mod x होता है, तो mod 2 तो पॉजिटिव है ना, तो 2 ही तो लिखेंगे।
मोड 2 को भी 2 लिखेंगे, मोड -2 को भी 2 ही लिखेंगे। थर्ड अलग चीज है, थर्ड को पहले 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से करने के लिए। हाँ, मतलब थर्ड वाला बता दूं ना तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, तो सर नहीं आता तो नहीं आता, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई, उसका कोई ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। हालांकि थर्ड वाला तो शायद अपनी शीट का ही सवाल है ऐसे। कहो तो 2 भी बता दूं, तो पीछे एक बता दो ना 2 भी 2 को हम इससे उठाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहां से कहां तक जाता है, -√2 से √2। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताने के बाद तुम इसको याद रख लो कम से कम, वो है बड़ी बात। मतलब ऐसे नहीं कि 11 के बाद भूल गए, फिर 12 के बाद फिर भूल जाओ, है ना, वो गलत है ना। दोबारा बताने में तकलीफ नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि तुम दोबारा भूल गए, है ना। तो अगर ये मैंने, चूंकि मैं जो बता रहा हूं वो मैं याद रखूंगा, और जो मैं बता रहा हूं वो तुम भूल गए, फिर बस दिक्कत शुरू है ना। अभी तुम दोबारा पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने नहीं बताया था ना। किसने नहीं बताया था? मैंने। तो इसलिए फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई क्योंकि मैं भाई बच्चे को नहीं आता, इसका मतलब दोष किसका है? हमारा। तो अभी तो क्या है, तुम्हें नहीं आता तो दोष किसका हुआ? जिसने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, है ना। लेकिन अब चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं, उसके बाद तुम भूल गए, तो फिर वो दोष मेरे हिस्से में आएगा, मैं लूंगा नहीं। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी पूछ लो तुम, है ना, अभी मैं बता दूंगा। लेकिन इसको फिर याद रखें, ऐसा ना हो कि फिर इसको भी हम भूल जाएं, फिर उसका कोई इलाज नहीं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये उससे लिखा अपन ने, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसमें देखो, उसमें लाना क्या है, √2 है इसके साथ, क्वेश्चन भी एक बार पढ़ना होगा, है ना। तो उसमें इसके साथ क्या लिखा हुआ है, √2, उसी से करना है। ऐसे मुझे सपना नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसमें √2 दे रखा है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब फिर इसमें कितना जोड़ना लिखा है, 2, तो 2 जोड़ दिया, कितना कर दिया, 2 जोड़ दिया। अब इसका क्या लेना है, अंडर रूट, तो 0 का अंडर रूट 0, ये अंडर रूट में आ गया और √4 हो गया, तो 0 हो गया, y हो गया, और ये 2 हो गया। ये हम लिख रहे हैं कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 2। अब जो थर्ड वाला है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो लिखा है tan cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो एक तरीका तो ये आता है कि हम यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम इसको उसमें कन्वर्ट कर ले। तो ये कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फॉर्मूले होते हैं ये साइन कॉस के, याद है ना। तो ये टोटल कितना बचेगा, 6, 5 और 1 6, और 5 cos 2x और माइनस, तो 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x। अब फिर सवाल इसी से उठ जाएगा कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x कहां से कहां तक है, -5 से 5, कितना जोड़ देंगे, 6, 1 से 11 आंसर आ गया। 6 जोड़ देंगे ना इसमें, तो y की रेंज कहां से कहां तक है, 1 to 11। कर लो तुम, नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम्हें स्क्वायर करना भी नहीं आता, इसीलिए तो इससे किया है मैंने। फिर वही बात, क्या करो उसमें, तुम्हें स्क्वायर करना सिखाना पड़ेगा। अब स्क्वायर करना सिखाने जाऊंगा तो फिर आगे का कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी भी तो मजबूरी समझो।
थोड़ा दूरी से सोशल डिस्टेंसिंग का, अरे थोड़ा दूर तो खड़ा हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। कहाँ गया ये? तो यही तो कह रहा हूँ, तुझे स्क्वायर करना नहीं आता इतनी देर से, ही तो कह रहा हूँ। अरे नालायक, जब स्क्वायर करेगा तो मिनिमम 0 लिखते हैं, जब बैठ जा जाके। स्क्वायर करने के भी तो अपने नियम होते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना किसी का कुछ भी स्क्वायर कर देते हैं। हाँ भाई, हो गया सबका ये? अब किसका रह रहा है, कौन नहीं कर रहा है ये? अब क्या रह रहा है? तो लिख तो जल्दी जल्दी ले भाई, पूरा जहाज मत डुबो देना तू इतनी धीरे धीरे लिखने के चक्कर में। पता लगे मेरी 12th ही रह जाए, 11th ही कराते रह जाऊं मैं पूरे साल। लिख तो जल्दी लो कम से कम, ऐसे मत करो, है ना? मतलब अब थोड़ा सा लिख तो जल्दी जल्दी ले, है ना? चलो ये हो गया, इसका काम खत्म करें। क्वाड्रेटिक, तो अगर हमें सवाल में दिख रहा है कि वो क्वाड्रेटिक का है तो हम पहले क्वाड्रेटिक से करें। अगर हमें दिख रहा है कि वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा है तो हम उसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे। तीसरा फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम किस पे जाएंगे, dy बाई डी एक्स पे। और dy बाई डी एक्स जनरली बाउंडेड वाले में हमारी मेहनत करता है, मदद करता है। हालांकि लगाने को dy बाई डी एक्स वाला कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वेरिएबल बाउंडेड हो चाहे वेरिएबल बाउंडेड ना हो। 3 सवाल उसके अपन ने कर लिए थे, 2 सवाल अपने को उसके और करने थे। और मैंने कहा था ये 2 सवाल भी कहीं ना कहीं तुम्हारे करे हुए हैं क्वाड्रेटिक वगैरह से, उम्मीद है तुमने करके नहीं देखा होगा। देखा? अच्छा, आंसर आया? हाँ, देखो इसको क्या करते हैं, जब भी इस तरह का सवाल है, अभी एक्स पर कोई बाउंडेशन नहीं है, है ना? तो हम लेट कर लेते हैं एक्स को, जैसे इसमें हम साइन एक्स को कितना लेट कर रहे हैं, टी। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ लेट करते हैं तो वो चीज बाउंडेड हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है, बाउंडेड। तो जैसे मैंने साइन एक्स को टी माना तो टी बाउंडेड है, तो अब साइन एक्स को टी ले लिया तो अब टी कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। या मैंने 2 की पावर एक्स को टी ले लिया तो अब टी कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। ये अपन जानते हैं, ए की पावर एक्स नहीं देखा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। तो अब ये सवाल था तो अनबाउंडेड के लिए, लेकिन ये एक तरह से बाउंडेड फंक्शन बन गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी बिलोंग्स टू -1 से 1। एक ये सवाल बन गया, और एक सवाल ये बन गया, एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, टी बिलोंग्स टू कितना है, 0 टू इनफाइनाइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे कल तो मैंने कहा था कि आप इंक्रीजिंग देखो, डिक्रीजिंग देखो, है ना, फिर उससे रेंज लिखो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो आप तो हमेशा डेरिवेटिव 0 कर दो। आप क्या करो, हमेशा डेरिवेटिव 0 कर दो। जैसे मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 करूंगा, ये क्वाड्रेटिक में भी हमने सीखा था, क्वाड्रेटिक में भी रेंज ऐसे ही निकालते थे जब बाउंडेड टी होता था। तो आप तो हमेशा क्या करो, टी 0 कर दो, डेरिवेटिव क्या कर दो, 0 कर दो। आप हमेशा एक ही काम करो, आप कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत देखो, आप हमेशा डेरिवेटिव क्या कर दो, 0। उससे कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, उससे क्या होगी, वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में आती है, अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में आती है तो आप बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालें और इस पे भी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ये इस इंटरवल में आ रही है। और अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आती है तो बस आप सिर्फ कहां पे निकाल लें, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लें। आप सिर्फ कहां पे वैल्यू निकाल लें, बाउंड्री पॉइंट पे। तो अगर आप ज्यादा भी ध्यान नहीं रखना चाहते हैं तो सीधा सा ही ध्यान रखें कि भाई आप हमेशा डेरिवेटिव 0 करें, उससे कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अगर वो इंटरवल में आ रही है तो उस पर भी वैल्यू निकालेंगे, बाउंड्री पे तो निकालना ही निकालना है।
अगर वो इंटरवल में आ रही है तो उस पे भी वैल्यू निकाल लें, और अगर इंटरवल में नहीं आ रही है तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लें। जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। तो जैसे -1 पे वैल्यू निकालेंगे 1 + 1 + 1 3, हाफ पे वैल्यू निकालेंगे -1/1 कितना हो जाएगा 3/4, 1 पे निकालेंगे कितना हो जाएगा 1। सबसे बड़ा कौन 3, सबसे छोटा कौन 3/4, तो रेंज कितनी हो जाएगी 3/4 से 3। इसमें डालेंगे तो 0 0 0 2, तो ये तो हो गया 2, और इनफाइनाइट पे तो वही ये इनफाइनाइट ही आने वाला है, तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी 2 टू इनफाइनाइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को फिर समझे, जैसा मैंने कहा ना, आप तो हमेशा वैल्यू निकाल दें। एक्चुअली ये वो वाला केस था, अगर आप देखते हैं तो 0 से इनफाइनाइट में ये डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव। 0 से इनफाइनाइट में डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होता इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होता तो मिनिमम पे मिनिमम लेता और मैक्सिमम पे मैक्सिमम लेता, ये वही तो वैल्यू आई है ना। तो इस, तो अगर आप चाहें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहें तो ना पढ़े, आप तो डेरिवेटिव 0 करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना हो उस इंटरवल में वैल्यू आएगी नहीं आएगी अपने को, अपने आप को एडजस्ट करेगा सवाल, अपनी टेंशन नहीं है। अपन तो डेरिवेटिव 0 करें, देख ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो उस पर भी वैल्यू निकाल लो, नहीं आ रहा है तो बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम। अब लिख के पूरा करो, फिर फोर्थ अप्रोच पे आएंगे। हो गया चलो। इसके बाद हम आते हैं अप्रोच थर्ड। अप्रोच थर्ड हमारे पास आती है कन्वर्ट फोर्थ। अप्रोच फोर्थ, कन्वर्ट y इक्वल्स टू fx इन टर्म्स ऑफ x इक्वल्स टू gy। एक तरीका ये होता है कन्वर्ट y इक्वल्स टू fx इन टर्म्स ऑफ x इक्वल्स टू gy। हम y बराबर fx को किसके टर्म में कन्वर्ट कर लें, x इक्वल्स टू gy की टर्म में कन्वर्ट कर लें। क्या इसका मतलब है, सवाल से समझते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट हम लिखते हैं y इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, और सेकंड में लिख लेता हूं 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू fx। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक तरीका हमारे पास ये है रेंज निकालने का कि हम y बराबर fx को किस में कन्वर्ट कर लें, x इक्वल्स टू gy में। तो जैसे ये जो सवाल है इसमें कहीं ना कहीं y किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, x। अब मैं चाहता हूं x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना, तो मैं इसको ऐसे कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
है ना, और सी वाई माइनस ए इक्वल्स टू माइनस डी वाई प्लस बी, तो x इक्वल्स टू आ गया डी वाई माइनस बी अपॉन ए माइनस सी वाई, आ गया ये। तो ये कहीं ना कहीं मैंने x को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, जी वाई, x को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, जी वाई। अब समझे, अब मैं कहूं कि आपसे डोमेन ऑफ जी, किसकी डोमेन निकालने, जी की, तो इसमें डोमेन का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू a बाई सी, तो मैं ऐसे लिख दूं y बिलोंग्स टू r माइनस a बाई सी। अब ये जो मैंने y निकाला, ये जो मैंने y निकाला, ये बेसिकली क्या होगा, रेंज ऑफ f, क्योंकि देखो ये y बराबर एफ एक्स का फंक्शन है, तो इसमें डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, और ये x बराबर जी वाई का फंक्शन है, तो इसमें डोमेन मतलब y की वैल्यू, रेंज मतलब x की वैल्यू। तो जब मैं इसकी डोमेन निकालूंगा तो इससे जो y आएगा वो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, रेंज, इसकी क्या होगी, रेंज। तो एक तरीका हमारे पास रेंज निकालने का ये है कि हम y बराबर एफ एक्स को किसमें कन्वर्ट कर लें, x इक्वल्स टू जी वाई, और आप चाहें तो लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज याद भी रख सकते हैं, है ना, अगर याद रखना चाहें तो, नहीं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, क्योंकि मेथड बहुत आसान सा है, हम निकाल सकते हैं। बट अगर आप याद रखना चाहें कैपेसिटी है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस कितना होता है, डी बाई सी, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, y बिलोंग्स टू r माइनस ए बाई सी। हालांकि वैसे लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में मैं तुम्हें कुछ सिखा भी चुका हूं, क्या, ग्राफ, है ना, लीनियर अपॉन लीनियर का मैं ग्राफ भी सिखा चुका हूं, तो वहां भी अगर आपने देखा हो तो एक पर्टिकुलर लाइन नहीं आती है, बाकी ये ग्राफ कहां से कहां तक जाता है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, तो वो हम सीख चुके हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ग्राफ हमें सिर्फ क्या आने चाहिए, बेसिक, तो एक छोटा सा तरीका है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमने सीखा है, वो अलग बात है। लिख लिया ये, चलो। अब ये जो सवाल है, ये जो लिखा है, कई बार ऐसा होता है कि वो मिक्स फंक्शन लिखता है ना, जैसे यहाँ जो लिखा है तो वो तो क्या लिखा है, कहीं ना कहीं y को किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, x। कई बार वो ऐसा भी कुछ लिख के दे देता है जिसमें ना तो x y के टर्म्स में लिखा होता है, ना ही y x की टर्म में लिखा हुआ होता है। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, नाम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कभी लिखा हो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मतलब मिक्स, ना तो एक्स वाई के टर्म्स में लिखा हुआ है, ना ही वाई एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, दैट इज इम्प्लिसिट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, वो बोल रहे थे ना, पैराबोला एलिप्स जो लिखे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्स वाई के क्या लिखे होते हैं, मिक्स फंक्शन लिखे होते हैं। वो अलग बात है, वो फंक्शन है या नहीं है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस तरह जब एक्स और वाई का मिक्स कुछ लिखा हुआ होता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। अब जैसे हमें तो रेंज y बराबर एफ एक्स की निकालनी है, तो पहले मैं इससे y बराबर एफ एक्स लाने में टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं तो सीधे ही क्या निकाल लूंगा, x इक्वल्स टू जी वाई। भाई इसकी रेंज निकालनी है तो मैं डायरेक्ट ही x को किसकी टर्म्स में ले आऊंगा, जी वाई।
ताकि मैं तो फिर डायरेक्ट इसकी क्या निकाल लूंगा, डोमेन, ये मैं x बराबर जी वाई लिया है, तो मुझे क्या निकालनी है, डोमेन ऑफ जी। निकालो क्या थी, मुझे क्या निकालनी है, डोमेन ऑफ जी। केवल फ्रीक्वेंसी हमारी आंसर बताओ। क्या करेंगे, 2 की पावर y प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 2 की पावर y ग्रेटर देन -1, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ऑलवेज ट्रू। आंसर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू r, और ये y बिलोंग्स टू r क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f। r होगा ना, ये होना है a की पावर x। अभी मैंने बोला a की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। a की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये लिखा है पॉजिटिव बड़ा है -1 से, यस, पॉजिटिव बड़ा है -1 से, यस। चलो इसके बाद आते हैं अप्रोच 5। अप्रोच 5 में लिखते हैं हम रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू f के अंदर g के अंदर h x, रेंज ऑफ फंक्शन y के अंदर f के अंदर g x, मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आपको फंक्शन के अंदर क्या दिया जाएगा, फंक्शन। इस तरह के फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसमें हमें फंक्शन के अंदर क्या दिया जाएगा, फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरह के फंक्शन के रेंज हम कैसे निकालते हैं वो हम सीख जा रहे हैं। तो हम सवाल लिखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। 3 सवाल में लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, y इक्वल्स टू log 2 cos अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और थर्ड y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन cos फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन cos फ्रैक्शनल पार्ट x। सवाल जो लिखा है समझ में आता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे क्वाड्रेटिक, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर ये क्वाड्रेटिक के ऊपर रूट के ऊपर कॉस के ऊपर लॉग। ये तो जहां ये लिखा रेंज ऑफ फंक्शन दिस, वहां स्टार बना के लिखा है स्टार्ट विद इनसाइड फंक्शन। क्या लिखे, हिंट एक, स्टार्ट विद इनसाइड फंक्शन। भाई दो चीजें हमें दिमाग में होनी चाहिए, सवाल को पहचानना और उसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो पहचानने के लिए मैंने बताया फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, और हिंट में हम लिख रहे हैं स्टार्ट विद इनसाइड फंक्शन।
हम क्या करेंगे, इनसाइड फंक्शन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इनसाइड फंक्शन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब जैसे मान लो पहला सोल्व करना है, तो पहला सोल्व करना है तो मैं इसको उठाऊंगा कहां से, क्वाड्रेटिक से, क्योंकि क्वाड्रेटिक की रेंज में जानता हूं। तो भाई इस क्वाड्रेटिक की रेंज में जानता हूं, लिख सकता हूं कहां से कहां तक जाएगी। तुम बता सकते हो कहां से कहां तक जाएगी, बताओ। ये क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक जाएगी, अब क्वाड्रेटिक तो तुम्हें बताना है। ये क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक जाएगी, 2 से इनफाइनाइट, है ना। फिर मैं कह रहा हूं देखो, रेंज निकालने का वही तरीका है, आप इसको y माने, सबको एक तरफ लें, डी ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दें, रेंज निकल के आ जाएगी। या आपको अगर 11th का कुछ ऐसा याद आ जाता है कि आपने पढ़ रखा हो कि अगर ए पॉजिटिव होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती, तो रेंज होती है -d/4a से इनफाइनाइट। तो ये जो 2 लिखा है, ये इसका क्या है, -d/4a। अब ये 2 से इनफाइनाइट है, इस पे कौन सा लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल लगा देता हूं। लेकिन ध्यान दें, जब भी हम इस तरह का फंक्शन लगाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मैं फंक्शन ले रहा हूं, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, और डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं तो साइन चेंज होता है। तो e की पावर x कहीं ना कहीं कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, x के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ग्राफ, बेसिक ग्राफ दिमाग में रहने चाहिए, बहुत सारे काम उसी से हो जाते हैं। तो ये इंक्रीजिंग है तो ले लिया, तो ये e की पावर 2 का e की पावर 2 और इनफाइनाइट का इनफाइनाइट, तो इसकी रेंज आ गई e की पावर 2 से इनफाइनाइट। इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, e की पावर 2 से इनफाइनाइट। तो क्या करूं, t 0 से छोटा है तो नहीं, तो कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है। अब मैं कह दूं, कोई मुझसे पूछे कि भाई सर आपका पता बताओ, और कोई मुझसे पूछे सर आपका पता बताओ, और मैं कह दूं मैं धरती पे रहता हूं, तो वो सामने वाला कहेगा भाई साहब धरती पे तो मैं भी रहता हूं, आपसे पता बताने की कह रहा हूं, है ना। तो वो वाला मैटर है भाई। अब ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है आएगी, लेकिन कितनी आएगी, रेंज बतानी है ना। पॉजिटिव आएगी ठीक है, लेकिन रेंज बतानी कितनी आएगी। रेंज पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, पॉजिटिव आएगी ठीक है, लेकिन रेंज पूछ रहा है ना वो कितनी आएगी। चलिए अब दूसरे वाले के लिए मुझे करना है, तो इसमें भी मुझे सबसे अंदर क्या नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक। तो इस दूसरे वाले को भी मैं कहां से उठाने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक से। क्या तुम इसकी रेंज मुझे बता सकते हो, ये कहां से कहां तक जाएगा। वही एक क्वाड्रेटिक, है ना। और सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। मतलब क्वाड्रेटिक की रेंज तो हमें सीखनी पड़ेगी, गलत है बेटा, रेंज निकालनी है ना। मैंने 2 मेथड सिखाए हैं, दोनों में से कोई सा भी लगाओ, और नहीं तो वो जो मैंने एक सिखाया है वो ही लगा दो, उससे आंसर निकल के आता है। जब भी एक्स पे कोई बाउंडेशन ना हो, तो इस तरह के सब सवालों की रेंज क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन इक्वल 0 से निकल जाती है। एक यूनिक छोटा सा तरीका मैंने सिखा दिया, अब उससे भी हम रेंज ना निकालें तो फिर बात अलग है। भाई तुम्हें खाना बना बनाया मिल सकता है ना। फिर मेरा जैसा कोई व्यक्ति है तो चलो तुम्हारा गस्सा भी तोड़ के मुंह में भी दे सकता है, लो, लेकिन चबाना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई, है ना। वो तो तुम्हें ही पड़ेगा, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा कि भाई ठीक है सर हम तो गस्सा भी नहीं तोड़ना चाह रहे, तो ले भाई अब हमने बुलाया है खाना खाने, तो ले गस्सा भी हम ही तोड़ के खिला दे, लेकिन मुंह में रखने के बाद चबाना तो पड़ेगा भाई, है ना। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
इसकी रेंज आएगी -∞ से π²/16। इसकी रेंज आएगी -∞ से π²/16। अच्छा वो भी नहीं आ रही हो तो बोल दो, मैं फिर से निकाल के बता दूंगा। हाँ हाँ बोल दो, कोई ना, मैं फिर से निकाल के बता दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 2 साल निकल जाए और तुम क्वाड्रेटिक की रेंज भी नहीं निकालना सीखो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। हाँ किस कौन बोला ये? बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है, देखो कितना बढ़िया मोटिवेट करता हूं मैं। ये बच्चा, उन्होंने कहा सर बता ही दो, फिर अब आप इतना आग्रह कर रहे हो। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि भाई इस तरह का कुछ भी हो और तुम्हें रेंज निकालनी हो, अप्रोच फर्स्ट मैंने तुम्हें सिखाई कि ये जो भी रेंज निकालनी है उसको कितना मान लो y। वैसे तो इसकी भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, -∞ से -d/4 है ना, -∞ से -d/4 है, ये -d/4 लिखा हुआ है जो इधर लिखा हुआ है। पर मान लो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, है ना, कुछ याद नहीं रहता, तो एक तरीका है कि भी सबको एक तरफ ले आओ, क्वाड्रेटिक बना दो, है ना, और उसका क्या कर दो, d > 0 कर दो। ये एक तरीका तो कम से कम हम याद रख लें। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये < 0 आ जाएगा, ये लो आ गया, इससे छोटा और बड़ा तो -∞ से हो, है ना। मतलब एक तरीका मैंने तुम्हें शुरू में इसलिए अप्रोच फर्स्ट में बताया कि भाई कोई बाउंडेशन नहीं हो तो चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। हालांकि ये मैं 11th में अच्छे से समझा चुका हूँ, मतलब मैं क्या सब समझा चुके होंगे बेचारे जो भी पढ़ा रहे होंगे। तो आप इसकी रेंज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि सबको एक तरफ लाएं, d > 0 कर दें और आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इसके बाद तुम क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दोगे, है ना। उसके बाद भी नहीं निकालो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ चलो, तो ये आ गई। अब मैं इस पे क्या लेने वाला हूं, अंडर रूट। तो यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। फॉर टेकिंग अंडर रूट, अंडर रूट लेने के लिए ये मैं अलग रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं। ध्यान दो कौन से कलर के पेन से लिख रहा हूं, रेड कलर के पेन से। रेड मतलब खतरा। अब मैं चूंकि इस पे क्या लगाने जा रहा हूं, अंडर रूट, तो मेरा नैतिक दायित्व ये बनता है कि मैं नेगेटिव को, भाई नेगेटिव का थोड़ी ना अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी तो क्या होती है, 0 है, 0 से बड़ी होती है। तो चूंकि मैं अंडर रूट लेने जा रहा हूं तो इस नेगेटिव की जगह मैंने कितना लिख लिया, 0। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव थोड़ी ना लेके जाएंगे, थोड़ी बहुत इंसानियत भी तो रखनी पड़ेगी। जैसे लॉग है तो पॉजिटिव ही लेके जाएंगे, उसके अंदर नेगेटिव थोड़ी ना ले जाएंगे, तो इतना, है ना। तो अब इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, रूट, है ना। तो इसलिए रूट लेने के लिए इसको कितना लिखना पड़ा मुझे, 0। अब रूट ले लो तो √0 0, रूट ये हो गया, और ये π²/4 तो ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब दोनों तरफ क्या ले लूं, कॉस। कॉस ले है ना सवाल में, देखो क्या लेना है, कॉस। लेकिन कॉस कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। कॉस कौन सा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग। 0 से π/2 में कॉस डाउन जाता है, 0 से π/2 में कॉस डाउन जाता है, ऐसे नीचे जाता है ना। बेसिक फंक्शन दिमाग में रखने होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो 0 से π/2 में कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो बस साइन ऑफ इक्वलिटी क्या कर दिया, चेंज। तो ये 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल कॉस अंडर रूट π² / 16 - x² ग्रेटर देन 1/√। अब दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग। लेकिन जो लॉग लेना है वो लॉग का बेस क्या है, 1 से बड़ा। और अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो फिर लॉग क्या होता है, इंक्रीजिंग। पढ़ रखा है ना अपन ने, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो साइन चेंज नहीं होता, बेस 1 से छोटा होता है तो साइन चेंज होता है, होता है। तो ये बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं करना है। तो मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, लॉग।
इसको 1/√2 को भी चाहो तो 2⁻⁻½ लिख दो। ये तो 0 हो गया, ये y बन गया और ये -½ हो गया। तो आंसर आ गया बेटा -½ से 0। अब ये सब चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन ये तुम तब समझोगे जब घर जाके इनको एक एक स्टेप को अपने हाथ से फिर समझोगे। नहीं तो ये मान के चलना क्वाड्रेटिक की रेंज तुमसे फिर नहीं निकलेगी। तुम ये गलत फहमी मत रहना कि अब मैंने तुम्हें सिखा दी है। मेरे सिखाने के बाद जब तुम घर जाके दोबारा इन सवालों को अपने हाथ से करोगे कि हाँ ये रेंज ऐसे निकाल ली, ये वाई ले लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तब जाके तुम्हें समझ आएगी हाँ ऐसे रेंज निकलती है। वो घर जाके तुम्हारा एक एक स्टेप को समझना जरूरी है, तब फिर वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। हो गया। तीसरा सवाल आ जाते हैं। तो तीसरे सवाल में देखो अंदर वाला कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। सबसे अंदर वही नजर आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। और उसके बारे में हम जानते भी है कहां से कहां तक, 0 से 1। तो मैं उसको कहां से उठाऊंगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स से। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 से 1 है, तो इस पे कॉस ले लूं पहले। देखो कॉस ले रखा है वहां पे, ले लूं। और कॉस के बाद क्या कर रखा है, रेसिप्रोकल। तो देखो कॉस लेते वक्त साइन ऑफ निक्लिटी क्या होगा, चेंज। फिर रेसिप्रोकल करूंगा तो वापिस साइन ऑफ निक्लिटी क्या हो जाएगा, चेंज। अब वो अलग बात है कि कोई दोनों बार नहीं करे, उन्होंने कहा सर मेरा आंसर तो सही आ गया है ना। पहले क्यों चेंज किया, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीजिंग था। दोबारा क्यों चेंज किया, क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहा। रेसिप्रोकल करते हैं तो बड़ा छोटा और छोटा बड़ा हो जाता है पॉजिटिव में, है ना। अब देखो ये जो क्वांटिटी आ गई ये तो कॉस वेक्स। अब इस पे मुझे क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ फिर थोड़ा सा सोच, अब मुझे इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ये 1 से बड़ा है ना। अब लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ये कितना है भाई। मान लो अगर ये 2 से छोटा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। पर मान लो अगर ये 3 से छोटा हुआ तो फिर 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है भाई। मान लो वैल्यू चली गई 3.2 चली गई, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 भी आ सकता है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी है। अब ये क्या लिखा हुआ है, cos 1, 1 मतलब कितने, 57 डिग्री होता है। cos 1 मतलब कितना होता है, 57 डिग्री होता है। और 57 के आसपास ही मैं एक वैल्यू जानता हूं, cos 60। 1 के आसपास में वैल्यू जानता हूं ना, 57 के आसपास 60 डिग्री। और ये इससे छोटा होगा, क्योंकि आप समझो ना डिक्रीजिंग होता है तो cos 57 cos 60 से बड़ा होगा, लेकिन रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, छोटा। और cos 60 की वैल्यू जान दो, तो ये 1 है। ये 1/cos फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये क्वांटिटी कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 2। और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। इसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट होगा और इसकी रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा, 1। एक सिंगलटन सेट होगा और इसके रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा, 1। और अगर किसी से कुछ ना हो तो ये क्लास नोट्स भी अगर अच्छे से कर लिए तो वो भी क्या है, उपलब्धि।
हो गया हो तो डन बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं 6, अप्रोच 6। अप्रोच 6, रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू सेम टाइप अपॉन सेम टाइप, सेम टाइप अपॉन सेम टाइप। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू सेम टाइप अपॉन सेम टाइप। ओके सर, अब ये क्या है? सेम टाइप अपॉन सेम टाइप। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन सेम टाइप अपॉन सेम टाइप। अभी क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आएगा। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स प्लस 8। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 5 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x प्लस 8 साइन x प्लस 8। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब तुम्हें सेम टाइप अपॉन सेम टाइप से मतलब समझ में आया? जैसे ऊपर e की पावर x का लीनियर है तो नीचे भी e की पावर x का लीनियर। ऊपर साइन में क्वाड्रेटिक है तो नीचे भी साइन में क्वाड्रेटिक है। ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट का लीनियर है तो नीचे भी फ्रैक्शनल पार्ट का लीनियर है। तो क्योंकि पहले क्वेश्चन पहचान में आना चाहिए, फिर ये करते कैसा है। तो लीनियर अपन मतलब सेम टाइप अपॉन सेम टाइप। अब इसमें क्या करते हैं हम, सेम टाइप अपॉन सेम टाइप है। जैसे मुझे पहले वाला करना है तो मैं कोशिश ये करता हूं कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसे नीचे वाले की टर्म में बदल लूं। ऊपर वाला जो फंक्शन है उसे किसकी टर्म में बदल लूं? नीचे वाले। तो इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर x प्लस 1 माइनस 2। ऊपर वाले को कहीं ना कहीं किसकी टर्म में बदलना है? नीचे वाले की टर्म में बदलना है भाई। तो ये हो गया मेरा 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब क्या करना है? अब तो बहुत आसान काम है। मैं इसको कहां से उठा लूंगा? e की पावर x के बारे में जानता हूं, उसमें 1 ऐड कर देता हूं फटाफट। इनफाइनाइट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहना है। अब किससे रेसिप्रोकल कर दूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज। इनफाइनाइट का कितना हो जाएगा? 0। फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज। ये चेंज का ध्यान रखेंगे। और अब कितना जोड़ दूं इसमें? 1। बस 1 जोड़ते ही काम खत्म। ये रेंज निकल के आ गई 1 प्लस 0। तो y आ गया अपने पास -1 लेस देन y लेस देन 1। तो इसकी रेंज निकल के आ गई कितनी? -1 से 1। तो कहीं ना कहीं हम इसमें कन्वर्ट करते हैं ऊपर वाले को इन टर्म्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ऊपर वाले को इन टर्म्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो हम कहेंगे बेटा इंक्रीज इन
मान लो सेकंड वाले को हम बदलना चाहें, तो देखो सेकंड वाले को अगर मैं बदलना चाहूं तो ये देखो नीचे कहीं ना कहीं मुझे टू कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, और यही चीज मैं ऊपर भी बना सकता हूं, +1 अलग कर दूं, बस हो गया एडजस्ट। तो ये बन गया मेरे पास y बराबर 1/2 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x +4। अब मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि मैं इसकी रेंज निकालना जानता हूं, जानता हूं, कब जाने, आज निकाला ना अपन ने, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1 टी मान के। चलो निकाल के देखो साइड में इसकी रेंज निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, वैसे के वैसे ही जैसे आज मैंने सिखाया था। इसकी रेंज निकाल के देखो, साइड में कहीं भी निकाल के देख लो, जैसे अभी सीखे अपन ने कि भाई हम इसकी रेंज निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। साइड में जो एक स्टेप नहीं नजर आ रही उसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, तीनों जगह कितना ऐड कर दिया अपन, है ना। तो उसमें तीनों तरह जगह 1 ऐड कर दिया तो -1 to 1 आ गया अपने पास, है ना, उसमें और कुछ भी नहीं किया। आई कितनी आई, ये नहीं है, 1 to 9, इसकी रेंज आएगी 1 to 9। वही साइन एक्स को -1 से 1, एफ डैश टी को 0 कर देंगे तो शायद वो उस इंटरवल में नहीं आएगा ना, 2t -2 नहीं आएगा। तो बस दो जगह वैल्यू निकालनी है, -1 और 1 पे। तो -1 और 1 पे वैल्यू निकालोगे तो 1 से 9 आ जाएगा, जब -1 डालोगे तो 1, हाँ 1 से 9 आ रहा है, आसानी से आ रहा है। आज किया अभी अपन ने, सेम वैसे के वैसे ही करना है, तो रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, 1 से 9। अब वो चीजों को हमें पहचानना पड़ेगा, है ना, पहचानेंगे तो सोल्व होगी। अब जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अब कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो है लेकिन हम पहचान गए कि हाँ यार ये वो टाइप बन रही है, और फिर ये मैं जानता हूं, तो आसान है। दो तीन आसान चीजें मिली और एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल बन गया। तो ये रेंज कहां से कहां तक आ रही है, 1 to 9। इसको कितना कर दे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 18। इसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल, तो ये हो गया भाई। अब इसमें कितना जोड़ दें, हाफ, तो ये हाफ ग्रेटर देन हाफ प्लस 1/2 इंटू दिस, हाफ प्लस 1/18। ये तुम्हारा 1, ये y, और ये शायद 5/9 आ रहा होगा, तो इसकी रेंज आ जाएगी 5/9 से 1। छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए और उनको क्लब करते जाते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हो जाता है। लेकिन अब मान लो जरूरत पड़ गई साइन वाले रेंज की और हमसे ये नहीं निकली तो फिर सवाल मुश्किल है, और ये निकाल ली, नियम है, उसमें कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगाई भाई, एक मेथड है फिक्स, वो अप्लाई करेंगे और हमेशा आंसर आएगा। और वो भी आसान सा है कि भाई साइन एक्स को कितना लेट कर लेंगे टी, कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मैंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, एक आसान सा तरीका बताया जिससे सब उसका आंसर निकाल सकते हैं।
हो गया ये, हटा दूं इसको। जो थर्ड वाले पे आते हैं, देखा। अब थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, ये भी हटा दूं, सेकंड वाला लिख लिया तो। अब थर्ड वाले में मान लो ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कांस्टेंट वैल्यू लेता है ना। बस हमें ये पता हो अंदर वाला कहां से कहां तक जा रहा है, अंदर वाला कहां से कहां तक जा रहा है। तो ये तो तुम्हें पता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक जाता है। तो अगर तुम इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 2। और 1 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है ये तो एक आसान सी चीज है, और वो क्या है, 1। अब जैसे ये लिखा नजर आ गया, तो सेम टाइप अपॉन सेम टाइप है, तो करना क्या है मुझे, +1 -1 कर दूं, और क्या, बस +1 -1 करते हैं, ये तो 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x बन जाएगा। अब इसकी रेंज में निकाल सकता हूं, 1 प्लस एक्स तो पता है ही, रेसिप्रोकल करा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, और आंसर आ गया। रेसिप्रोकल -1 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड, बस आंसर आ जाए। कितने ही रेंज, 0 से 1/2। आप चाहो तो यही कर लो भाई। अब रेसिप्रोकल करूंगा तो वापिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। अब मुझे 1 ऐड करना है तो 1 ऐड कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये y हो गया, ये हाफ हो गया। तो बस y की रेंज आ गई कहां से कहां तक, 0 से हाफ। y की रेंज आ गई कहां से कहां तक, 0 से हाफ। हो गया, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, जो घर बैठे हैं उनको। ये अपन अलग अलग कैटेगरी बना के इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सवाल पहचान सकें, और पहचान के उसके हिसाब से फिर लगा सकें। चलो इसके बाद लिखें अप्रोच 7। अप्रोच 7 बाय यूज ऑफ ग्राफ। अप्रोच 7 बाय यूज ऑफ ग्राफ। अप्रोच 7 लिखेंगे बेटा बाय यूज ऑफ ग्राफ। अप्रोच 7 बाय यूज ऑफ ग्राफ। अप्रोच 7 लिखना है और अप्रोच 7 में लिखना है बाय यूज ऑफ ग्राफ।
अप्रोच 7 बाय यूज ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। अब ये जो मैं सवाल लिख रहा हूं, इनकी रेंज तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसकी रेंज किससे निकाल के लानी है? ग्राफ से, है ना? आपको इसकी रेंज किससे निकाल के लानी है? ग्राफ से। सवाल लिखा है y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x, फिर लिखा है y बराबर मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1, y इक्वल्स टू x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 3, है ना? x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये ग्राफ तो थोड़ा सा टफ है, मैं बनाऊंगा इसको, है ना? इसके लिए परेशान ना हो। ये जो पहले दो ग्राफ है, ये तुम्हें बना के देखने हैं, है ना? बन जाएगा जब बना, पहला वाला बना, है ना? तो ये जो दो ग्राफ हैं, ये, है ना, ये दोनों बहुत आसान ग्राफ है, और ये इस तरह के सारे ग्राफ हमने 11th में पढ़े हैं। तो पहले तुम्हें ये दोनों ग्राफ लेकिन बिना देखे बनाना है, जो 11th में पढ़ा है उसको। तो पहले खुद से बना के देखें। ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि वो गलत होगा, ज्यादातर चांसेस ही, लेकिन वो गलत होगा, और फिर तुम सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें एक अंतर समझ में आएगा कि अच्छा, मैंने ये गलती कर दी थी और मुझे ये गलती नहीं करनी थी। और जब वो गलती समझ में आएगी तब वो इम्प्रूवमेंट आएगा। समझ रहे हो? वो गलती समझ में आएगी तब वो क्या आएगा? इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ तुम 0 से 3, है ना? तो वो दोनों ग्राफ हमें बना के देखने हैं, है ना? बिना देखे बनाने हैं। फिर नहीं आएगा, गलत होगा तो फिर देख के बनाने हैं। फिर नहीं आएगा तो फिर हमें क्या करना है? देख के बनाना है ना? लेकिन पहले बिना देखे बनाना है, और वो ईमानदारी तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ है ना? तो पहले ये दोनों बिना देखे बनाने की कोशिश करें, फिर देख के बनाने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा कि क्या गलती करनी है ना? हालांकि नहीं आएगा तो मैं सारे बताऊंगा, है ना? नहीं आएगा तो मैं सारे बताऊंगा, लेकिन पहले खुद ईमानदारी से बना के देखना, और फिर देखना कि भाई कैसे हमने सीखा था और हमने क्या गलती की है, फिर उसके बाद अपन इस पर बात करनी है ना? चलो अब होमवर्क में लिख लेते हैं और क्या करके लाना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, D4 और D5। पार्ट सेकंड, D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10 और है ना? और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट के भी 4-5 सवाल ले लेते हैं। इसमें 9 तक अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 to 14। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट D4 D5, पार्ट सेकंड में D1 D2 D3 D4 D7 D9 D10, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट 10 to 14। ये अपने को होमवर्क में करके लाना है। ठीक, बस यहीं तक है, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।